नेक्स्ट टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड खास बात यह है कि जो रमन साइंटिस्ट हैं वो थे जो इंडियंस ही हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारे यहाँ भी एक ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए जो विश्व में विख्यात हैं। 1928 में जो सी वी रमन थे उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं अपन रमन थ्योरी, एंड उस बेसिस पर उन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रम। तो सन 1928 में आप देखिए साइंटिस्ट का नाम क्या है, सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन साहब थे जिन्होंने रमन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। अब रमन स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा सैंपल सॉल्यूशन ले लिया और ये इंसिडेंट लाइट है, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण के परपेंडिकुलर लंबवत जो विकिरण होते हैं उनको उन्होंने स्टडी किया, उनका उन्होंने अध्ययन किया और यह पाया कि जो विकिरण होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ की आवृत्ति जो आपतित विकिरण होते हैं उनकी आवृत्ति के समान होती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी जो आपतित विकिरण है इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनसे कम होती है, एंड कुछ जो ट्रांसमिटेड लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होती है। तो जब आपने देखा कि इंसिडेंट लाइट के आपने परपेंडिकुलर जो स्कैटर्ड लाइट है उनको स्टडी किया तो वो 3 तरह की लाइनें प्राप्त हुई, जिसमें से वो लाइन जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन के समान है उसको हम बोलते हैं रेले लाइन। अभी सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 3 तरह की लाइन प्राप्त हुई। पहली लाइन जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट आपतित विकिरण के समान है उन लाइनों को क्या बोलते हैं अपन, रेले लाइन, और जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइन से कम है, इंसिडेंट लाइट या आपतित विकिरण से कम है उसको बोलेंगे अपन स्टॉक, और जिस विकिरण की फ्रीक्वेंसी आपतित विकिरण से ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे एंटी स्टॉक। तो इस अध्ययन के लिए आप देखिए जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का है। ये आपके इंसिडेंट रेडिएशंस है ना, ये सैंपल है, और इसके जो परपेंडिकुलर जो रेज जा रही है, लंबवत जो किरणें जा रही हैं सैंपल से होती हुई किसमें पास हो रही है, लेंस में से पास हो रही है। उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर से में उसका अध्ययन किया जा रहा है कि रेडिएशंस कितनी प्रकार की होती हैं। अब आप ये मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, मैं बोलती हूँ। सन 1928 में सर सी वी रमन ने आपतित विकिरण इंसिडेंट रेडिएशन के परपेंडिकुलर लंबवत प्रकीर्णित विकिरण को स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा देखा और बताया कि प्रकीर्णित विकिरण की कई लाइनें प्राप्त होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम या ज़्यादा या समान होती हैं। इस प्रकार के प्रकीर्णन को रमन प्रभाव कहते हैं। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कितनी प्रकार की लाइनें प्राप्त होती हैं। तो हमने उन लाइनों को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, एंड ये जो लाइन का स्पेक्ट्रम है इसको हम क्या बोलते हैं, रमन लाइन या रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब 3 लाइनें कौन सी थी, पहली जो लाइन थी, पहली लाइन में क्या है कि आपकी जो आपतित विकिरण है इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन के समान होती है। इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी किसके समान है, स्कैटर्ड के समान है। या हम बोल सकते हैं कि आपतित विकिरण की फ्रीक्वेंसी जो प्रकीर्णित विकिरण है उसके समान है। तो इस तरह की लाइन जो प्राप्त हुई है हम उसको क्या बोलेंगे, रेले लाइन, और इंग्लिश में बोलते हैं REYLEIGH, रेले लाइंस बोलते हैं। क्लियर। सेकंड जो लाइन है आप देख सकते हैं, सेकंड लाइन में क्या है कि न्यू आई मीन्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस। एस का मतलब है स्कैटर्ड प्रकीर्णित। तो यहाँ पर जो आपतित विकिरण है
उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपका प्रकीर्णित विकिरण है उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी? स्टोक लाइन। अब आप देखते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लैम्बडा यानी वेवलेंथ के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर न्यू फ्रीक्वेंसी जो आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन की कम है, इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? हाई। तो लैम्बडा यानी जो तरंग दैर्ध्य है इंसिडेंट रेडिएशंस का, आपतित विकिरण का, उसकी तरंग दैर्ध्य से जो जिस रमन लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वो रमन लाइन क्या कहलाती है? स्टोक लाइन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टोक लाइन बोलेंगे, हिंदी में भी इसको स्टोक लाइन ही बोलते हैं। एंड सेकंड आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है कि न्यू आई की वैल्यू कम है और स्कैटर्ड की ज्यादा है। आपतित विकिरण कम है और प्रकीर्णित विकिरण की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इस केस में जो लाइन प्राप्त होगी उसकी लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उससे कंपैरेटिवली कम होगी। एंड ये जो लाइन है हम उनको क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक लाइन। तो आप देख सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम में तीन तरह की लाइन होगी। पहले रेले लाइन जिनकी फ्रीक्वेंसी या हम कहेंगे इसकी वेवलेंथ जिसकी तरंग दैर्ध्य इंसिडेंट और प्रकीर्णित विकिरण की बराबर है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेले लाइन। एंड जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो उसको बोलेंगे हम स्टोक लाइन। एंड जिसकी वेवलेंथ कम है कौन सी विकिरण की? जो विकिरण प्रकीर्णित हो रहा है, इसको बोलेंगे अपन एंटी स्टोक लाइन। सो दिस इज द रमन स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट बात ये होती है कि क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, या हमने पहले बात की थी जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट है, सब वही आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्या खास बात है रमन स्पेक्ट्रम की? रमन स्पेक्ट्रम इसलिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये स्पेक्ट्रा जो है लिक्विड, गैसियस और सॉलिड तीनों स्टेट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात ही होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, जैसे कि H2 है, N2 है, Cl2 है, जो हम बात कर रहे थे पहले, आईआर के केस में भी ये सब आईआर इनएक्टिव है। यहाँ पर ये सेकंड जो है आपका H2, N2, Cl2, इस तरह के होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, ये भी जो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर सकते हैं। एंड पहले पॉइंट अपने डिस्कस किया था कि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या वेपर हो, तीनों केस में हम ये रमन स्पेक्ट्रम आपका रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी सब्सटेंस दिया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ओवर आईआर स्पेक्ट्रम। ये रमन शिफ्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेडिएशन के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। या हम बोल सकते हैं कि रेले लाइन और स्टोक लाइन या रेले लाइन और एंटी स्टोक लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? रमन शिफ्ट कहलाता है। तो हम किसको कैसे डिनोट करते हैं इसको? डेल्टा न्यू इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू आर। और आप इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कैसे कर सकते हैं इसको? दिस इक्वल टू न्यू आई बार माइनस न्यू आर दिस। एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ 1/λ आई माइनस 1/λ आर। रमन शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है, यानी किसी भी पदार्थ जिसका हम रमन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। तो हम रमन शिफ्ट के बेसिस पर उस पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है या पर्टिकुलर आपका सैंपल है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अननोन सैंपल से जिसकी रमन शिफ्ट उस अननोन सैंपल के समान है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता संकल्पना। यह जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का चिरसम्मत सिद्धांत। तो हम इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्लासिकल थ्योरी या रमन थ्योरी बताती है कि किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेबिलिटी डेवलप होती है। रमन इफेक्ट के अंदर जो बेसिक थ्योरी है इसकी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को, चाहे होमोएटॉमिक हो या हेटेरोटॉमिक हो, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाता है? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कैसे होगा कि
वो जो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और न्यूक्लियस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो मॉलिक्यूल जो कि पहले हम इमेजिन करते हैं कि जो एटम होता है वो ऐसा होता है, वो ऐसा ना होकर कैसे होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और इस केस में जो नेगेटिव है यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ जाती है और जो पॉजिटिव पार्ट है न्यूक्लियस का एक तरफ आ जाता है। तो ये हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन वाला, और ये न्यूक्लियस वाला जो पार्ट होगा पॉजिटिव। तो एक तरह से क्या क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, डायपोल। ये क्या क्रिएट हो जाएगा, डायपोल। और इस स्थिति को क्या बोलेंगे हिंदी में, ध्रुवण। इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या करेगा कि कंपन करने लगता है। अब हम क्या करेंगे, हम डालते हैं रेडिएशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रमन इफेक्ट है वो विजिबल रेडिएशंस भी शो कर सकती हैं। तो आपने विजिबल रेडिएशंस डाली, सपोज तो रेडिएशंस कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले ये जो रेडिएशंस हैं आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो जो एटम प्रेजेंट है आपका, एटम में क्या होने लग जाता है, वाइब्रेशन और रोटेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें क्या होने लग जाएंगे, कंपन और घूर्णन। कंपन और घूर्णन की वजह से भी मॉलिक्यूल के अंदर एक डायपोल दोलन, डायपोल का एक दोलक जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। जब दोनों रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है उस केस में क्या होता है, रेडिएशन की स्कैटरिंग होती है। तो ये फिनोमेना कहलाता है आपका रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, हमने मॉलिक्यूल या सैंपल को कहाँ रखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उसके एटम कैसे हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। विकृत कैसे होंगे, उसका जो नेगेटिव पार्ट मींस इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे और जो न्यूक्लियस है वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। तो मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ है और न्यूक्लियस उसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाए। तो ये जो होगा ये डिस्टॉर्शन, यही मेन रिस्पॉन्सिबल है रमन इफेक्ट के लिए। दूसरा ये है कि हम जो रेडिएशन दे रहे हैं उससे मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन एंड रोटेशनल जो है कंपन होने चाहिए। इसी की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का जो डायपोल है वो इसके साथ कोरिलेट करेगा। मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज म्यू आई इक्वल टू अल्फा ई अल्फा ई। तो म्यू आई क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अल्फा, अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की ध्रुवणता। पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप ये देख सकते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अल्फा और ई पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एंड अणु के अंदर कितना ध्रुवण हो रहा है ये फैक्टर है, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से। अभी हमने बताया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि विकिरण की प्रेजेंस में भी, ये तो क्या हुआ, विकिरण एब्सेंट है, मतलब आपने क्या रखा है, म्यू अल्फा ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है मॉलिक्यूल को। किस में रखा है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने मॉलिक्यूल को। और दूसरा जो रेडिएशन आपने डाली
क्लियर? हमने जो विकिरण डाला उसकी वजह से जो द्विध्रुव आघूर्ण मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट हो रहा है वो किसके कैसे क्रिएट हो रहा है? कंपन और घूर्णन की वजह से। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। अगर हम इसको समीकरण 1 डालें तो ये होगी आपकी समीकरण 2। इसमें न्यू क्या है? जो आपने रेडिएशन डाली विकिरण की आवृत्ति, वह न्यू क्या है? विकिरण की आवृत्ति इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट टी का टाइम इन सेकेंड, कितने समय के लिए आपने पास किया, टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस E का मान हम क्या कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में E का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा? म्यू आई इक्वल टू अल्फा, ई की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर? ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार जो आपका प्रेरित द्विध्रुव विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति से दोलन करता है। इंड्यूस्ड आपको जो डायपोल है यानी जो मॉलिक्यूल है वो किससे ऑसिलेट हो रहा है, किससे दोलन कर रहा है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों से दोलन करता है तथा अणु के आंतरिक कंपन तथा घूर्णन गतियों के कारण ध्रुवणता के मान में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण रमन लाइन प्राप्त होती है। अब रमन लाइन हमें कैसे प्राप्त हो रही है? स्टोक एंटी स्टोक लाइन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल के अंदर के जो कंपन और घूर्णन है वो क्या करते हैं? टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरह की लाइनें प्राप्त होती हैं। ये फिनोमेना है, तो ये थ्योरी है रमन स्पेक्ट्रम की। क्लियर? तो यहाँ पे दो बात सामने आई। पहला, अगर मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक H2N2 है, उसमें किसी तरह का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है और हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो उसके अंदर एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम मैथमेटिकली किससे देते हैं? म्यू इक्वल टू अल्फा ई से। दूसरा ये है कि जो हम रेडिएशन दे रहे हैं, रेडिएशन उसमें भी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगे? वाइब्रेशन और रोटेशन, कंपन स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। इस वाइब्रेशंस की वजह से जो रमन स्पेक्ट्रम की जो लाइन है, स्टोक और एंटी स्टोक्स लाइन प्राप्त होती है। तो दो चीजें जरूरी हैं, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ध्रुवण होना। दूसरा ये कि हम जो रेडिएशन दे रहे हैं उस रेडिएशन को लेकर मॉलिक्यूल के अंदर कंपन, वाइब्रेशन और रोटेशन का इनिशिएट होना, और लगातार वाइब्रेशन और रोटेशन के परिवर्तन की वजह से ही हमें अलग अलग रमन लाइनें और हम कह सकते हैं स्टोक और एंटी स्टोक लाइनें प्राप्त होती हैं।